मेरी शादी हुई तो मेरा सौतेला बेटा मुझे अजीब सी नजरों से देखता, कभी लगता जैसे घात लगाए बैठा हो। फिर जब एक दिन इसका बाप चंद दिन के लिए दूसरे शहर गया हुआ था तो इसने कहा, आज से आप मेरे साथ सोया करेंगी। ये सुनकर कहानी में आगे बढ़ने से पहले चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी हर नई कहानी आपको मिलती रहे। शुक्रिया। आइए अब बढ़ते हैं कहानी की तरफ। वो शख्स जिसने मुझसे शादी की, इसकी पहली बीवी का इंतकाल हो चुका था और उनका एक बेटा था, राजू। राजू 11-12 साल का था। मेरे शौहर ने मुझसे शादी इसलिए की ताकि कोई राजू का ख्याल रख सके। मैंने ये बात जानते हुए ये रिश्ता कबूल किया, लेकिन जल्द ही मुझे एहसास हुआ कि राजू मुझे अजीब नज़रों से देखता है, ऐसी नज़रों से जो एक मासूम बच्चे की नहीं होती। मैं महसूस कर सकती थी कि वो मुझसे क्या चाहता है और ये बात मेरे दिल को बेचैन कर देती थी। एक दिन मेरे शौहर किसी काम के सिलसिले में शहर गए। घर में सिर्फ मैं और राजू थे। रात को राजू मेरे पास आया और कहने लगा, माँ, मैं अपने कमरे में अकेला नहीं सो सकता। ये बात अजीब थी क्योंकि जब इसका वालिद घर पर होता तो वो हमेशा अपने कमरे में सोता था। मैंने इसे समझाने की कोशिश की, राजू, तुम अब बड़े हो गए हो, तुम्हें अकेले सोना चाहिए, लेकिन इसकी आंखों में आंसू भर आए। वो रोते हुए बोला, अगर मेरी हकीकी माँ जिंदा होती तो वो मुझे इजाज़त देती कि मैं उसके कमरे में सोने यूँ है, लेकिन अब लगता है मेरा कोई नहीं है। इसकी ये बातें सुनकर मेरा दिल पिघल गया। मैंने हार मान ली और कहा, ठीक है, आज तुम मेरे कमरे में सो सकते हो। रात के 2 बजे अचानक मेरी आंख खुली और जो मंजर मैंने देखा वो नाकाबिल यकीन था। राजू के रवैये ने मुझे हिलाकर रख दिया। कहानी में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आइंदा आने वाली हर नई कहानी आपको मिलती रहे। शुक्रिया। आइए अब बढ़ते हैं कहानी की तरफ। रात का सन्नाटा गहरा था, दिल में अजीब सा सुकून छाया हुआ था। आज मैं अपनी जिंदगी के एक और नए बाब के दहाने पर खड़ी थी, लेकिन इस बार खुशी की कोई झलक नहीं थी, कोई ख्वाब, कोई उम्मीद नहीं थी। मैं एक नई दुल्हन थी, लेकिन दिल की दुनिया उजड़ी हुई थी। न कोई मेहंदी की खुशबू महसूस हो रही थी और न ही वो खुशी जो नई जिंदगी की इब्तिदा के साथ आती है। ये पहली बार नहीं था कि मैं यूं नई दुल्हन बनी थी। कुछ वक्त पहले भी ऐसी ही शाम थी जब मैंने खुद को नए सफर के लिए तैयार किया था, मगर इस बार फर्क यह था कि मेरे दिल में न कोई शर्म थी न झिझक। ये सब कुछ बस एक जिम्मेदारी थी, एक मुआहदा जिसका हर लफ्ज मेरे दिल पर एक बोझ की मानिंद था। दिलावर, मेरा नया शौहर, अचानक कमरे में दाखिल हुआ। इसका चेहरा संजीदा था और उसकी आंखों में एक गहरी कहानी छुपी हुई थी। सलाम की जरूरत नहीं, तुम बिस्तर पर जाकर आराम करो, मैं सोफे पर सो जाऊंगा, उसने आराम से कहा। मैंने नजरें झुकाते हुए जवाब दिया, नहीं, ये मुनासिब नहीं होगा। ये हमारा कमरा है और ये हक आपका है। लेकिन वो बज़िद था, तुम मेरी बीवी हो और तुम्हारा आराम मेरा फर्ज है। सोफे पर सोकर तुम्हें तकलीफ देना मेरे लिए गवारा नहीं। इसकी आवाज में एक अजीब सी शाइस्तगी और जिम्मेदारी का एहसास था जो मेरे दिल में हल्की सी गर्मी ले आया, मगर ये गर्मी जल्द ही इस हकीकत की बर्फ से दब गई कि यह शादी सिर्फ एक मुआहदा थी। हम दोनों ने एक दूसरे की इज्जत करते हुए बिस्तर और सोफे के मामले को किसी हद तक तय कर लिया, लेकिन दिल में दोनों के लिए कुछ भी नहीं था। ये बंधन तकद्दुस का था, मोहब्बत का नहीं। हमारे ज़हन, हमारे दिल कहीं और थे। मेरे आंसू मेरी आंखों से खामोशी से बह निकले, इस हकीकत पर कि इस शादी में कोई मोहब्बत नहीं थी, सिर्फ जिम्मेदारियां थीं। दिलावर की पहली बीवी इस दुनिया से जा चुकी थी और यह रिश्ता एक समझौते के सिवा कुछ नहीं था। मैंने शादी से पहले दिलावर की पहली बीवी की तस्वीर देखी थी। वो और मैं एक ही यूनिवर्सिटी के दिनों में एक दूसरे को जानते थे। वो दिलावर की दुनिया थी, इसका इश्क, इसका ख्वाब। लेकिन इस दुनिया की तकमील का ख्वाब अधूरा रह गया और अब मैं इस खाली जगह को पर करने के लिए यहाँ थी। ये सब सोचते हुए मुझे नींद आ गई और जब आंख खुली तो सुबह का उजाला कमरे में छन छन कर आ रहा था। मैंने आंखें खोली तो देखा कि दिलावर अभी तक सो रहा था। इसका चेहरा सुकून में डूबा हुआ था, लेकिन इस सुकून के पीछे गम की गहरी छाप थी। इस लम्हे मैंने खुद को दोबारा याद दिलाया कि यह शादी मेरे लिए नहीं थी, ये राजू के लिए थी, जो दिलावर का बेटा था। राजू एक मासूम सा लड़का था,
लेकिन इसकी आंखों में कभी कभी अपनी माँ के लिए तरस और अजनबियत की झलक दिखाई देती थी। दिलावर के लिए ये रिश्ता शायद एक जिम्मेदारी थी, लेकिन मेरे लिए एक इम्तिहान था जिसे निभाने के लिए मैंने अपनी तमाम खुशियां कुर्बान कर दी थी। सुबह की रोशनी आहिस्ता आहिस्ता कमरे में फैल रही थी। नरम धूप की किरणें खिड़की से छन कर अंदर आ रही थी, जैसे हर चीज को एक सुनहरी रोशनी में नहला रही हूं। मेरी नजर फिर दिलावर पर पड़ी। वो अभी तक गहरी नींद में था। इसका चेहरा सुकून में डूबा हुआ था, लेकिन इस सुकून में भी थकन की झलक साफ दिखाई दे रही थी। शायद जिंदगी की जिम्मेदारियों और बोझ ने इसे बेहद थका दिया था, लेकिन खिड़की से आती रोशनी इसकी नींद में खलल डाल रही थी। मैंने आहिस्तगी से उठकर पर्दे खींच दिए ताकि वो आराम से सो सके। फिर मैं जल्दी से तैयार होकर कमरे से बाहर आ गई। जैसे ही मैं बाहर निकली, घर की हल्की हल्की गहमागहमी महसूस होने लगी। किचन से बर्तनों की आवाजें आ रही थीं और कहीं दूर से बच्चों की हंसी की गूंज सुनाई दे रही थी। मैंने खुद को थोड़ा संभाला और किचन की तरफ बढ़ गई, जहां भाभी और बाकी घर वाले मौजूद थे। भाभी ने मुझे देखकर मुस्कुराकर कहा, अरे नई दुल्हन जाग गई। लेकिन भाभी, एक बात बताएं, आपके पास न कोई नया लिबास है न जेवर। ये क्या बात हुई? इनके लहजे में शरारत और हमदर्दी का इम्तिजाज था। मैंने थोड़ा सा शर्माते हुए जवाब दिया, ये तो कोई मसला नहीं भाभी। लेकिन वो हंसते हुए बोले, अरे ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने कल अपनी शादी की साड़ी पहनने का सोचा था। माँ ने कहा, ये शादी नई दुल्हन की है या तुम्हारी अपनी? माहौल में कहकहे गूंजने लगे और मैंने खुद को इस हंसी के शोर में थोड़ा सा आरामदेह महसूस किया। माँ ने भी हंसते हुए कहा, वैसे तो हमारी दुल्हन चांद का टुकड़ा लगती है, लेकिन कुछ जेवर और लिबास भी जरूरी हैं ताकि और निखार आए। इसी दौरान सलमा, जो घर की सबसे शोख और चुलबुली थी, बोली, माँ, क्या आपको नहीं लगता कि मैं भी खूबसूरत हूँ? माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम भी बहुत खूबसूरत हो, लेकिन दुल्हन की बात ही कुछ और है। सलमा ने झट से जवाब दिया, माँ, अगर मैं लड़का होती तो शायद अपनी बहनों से प्यार हो जाता। ये बात सुनकर सबने एक बार फिर जोरदार कहकहा लगाया। हंसी मजाक के इस माहौल में मैंने खामोशी से चाय बनाने का इरादा किया। चाय बनाकर मैं सबके पास गई तो देखा कि दिलावर, अम्मा और अब्बा बैठे हल्की फुल्की बातें कर रहे थे। मैंने सबको चाय पेश की तो अब्बा ने चाय का एक घूंट लेकर कहा, वाह, ये चाय तो गजब की है, तुम्हारी उम्मी की चाय से भी ज्यादा मजेदार। मैंने शर्माते हुए जवाब दिया, अब्बा, ये तो आपका प्यार है, वरना मेरी चाय में कुछ खास नहीं। अम्मा ने शरारत से कहा, बस अब ये तय रहा, कल से मेरी चाय बंद और दुल्हन की चाय पकी। ये छोटे छोटे लम्हात मेरी नई जिंदगी की इब्तिदा थे। उन हंसी मजाक के लम्हों ने मुझे ये सोचने पर मजबूर किया कि शायद ये नया घर, ये नया रिश्ता मेरी जिंदगी में कुछ सुकून और खुशी ला सकता है। लेकिन दिल के किसी कोने में अभी भी वो खालीपन मौजूद था जो हर खुशी को गहरा महसूस होने से रोकता था। मेरे दिल की धड़कन इस वक्त तेज हो गई जब मैं अपने शौहर के कमरे में दाखिल हुई। हैरत से मैंने जो मंजर देखा वो कभी नहीं भूलूंगी। दिलावर का बेटा, यानी मेरे शौहर का बेटा, जो मेरा बेटा था और वो अब बड़ा हो चुका था। मेरी आंखों के सामने एक और हकीकत आ गई थी जिसका कभी तसव्वुर नहीं किया था। एक शरारती छोटा लड़का जो कभी गोद में था, अब जवान हो चुका था। मैं हैरान होकर उसके करीब पहुंची और उसके हाथ में एक गुड़िया देखकर दिल की धड़कन रुक सी गई। वो गुड़िया, जिसे इसके साथ खेलने की आदत थी, अब सवाल कर रहा था, तुम मेरी माँ कब बनोगी? ये अल्फाज, जो मैंने कभी नहीं सुने थे, मेरे जहन में गूंजते रहे। मैं उसकी बातों पर शशदर हो गई। एक लड़का जो अभी तक बहुत छोटा था, वो मुझसे वो सवालात कर रहा था जो किसी बालिग इंसान के दिल में होते हैं। क्यों? मैंने हैरत से इसकी तरफ देखा। तुम्हारी माँ तो तुम्हारे साथ नहीं है, फिर तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो? इसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो कुछ कहना चाहता हो मगर अल्फाज को बयान करने से आजिज हो। फिर अचानक इसने सवाल किया, माँ, तुमने अब्बा से शादी क्यों की? इसका सवाल और अंदाज ऐसा था जैसे वो बहुत कुछ समझ रहा हो, आप फिर अपनी जिंदगी के पेचीदा जज्बात को लफ्जों में ढाल रहा हो। देखो राजू, तुम अभी छोटे हो
और तुम्हारे पापा ने तुम्हारी देखभाल के लिए मुझसे शादी की थी। मेरी आंखों में उठते हुए सवालात का जवाब देने की कोशिश की। राजू का चेहरा ऐसा था जैसे वो मेरी बातों को नहीं समझ रहा हो या फिर कुछ और ही बात कह रहा हो। वो हमेशा मेरे पीछे आया करता, कहीं भी मैं जाती, जैसे वो हमेशा मुझे ढूंढ रहा हो। एक दिन जब मैं नहा रही थी, राजू ने आकर कहा कि वो मुझे अपने हाथों से नहलाए। मेरे दिल में एक अजीब सी टीस उठी, मगर मैंने इसे समझाया, जब तुम छोटे थे तो तुम्हारी माँ तुम्हें नहलाती थी, अब तुम बड़े हो गए हो, खुद नहाना सीखो। लेकिन राजू ने मेरी बातों को नापसंद किया और कहा, नहीं माँ, मैं नहीं चाहता कि तुम मुझे इस तरह लावारिस छोड़ दो। इसकी बातें दिल में एक अजीब सी उदासी छा गई। क्या मैं कुछ गलत कर रही थी? क्या मैं इसके लिए वाकई एक माँ बन सकी थी? मैंने दिल में सोचा कि शायद वो अभी तक अपनी माँ की कमी महसूस कर रहा था और मैं कुछ भी नहीं कर पा रही थी। रात को जब मैं खाना बनाकर अपने कमरे में आई, राजू की आवाज आई। मैंने देखा कि वो मेरे तस्वीरों के साथ खेल रहा था और अजीबो-गरीब अंदाज में उनसे बातें कर रहा था। राजू, तुम क्यों रो रहे हो? मैंने डरते हुए पूछा। माँ, कुछ नहीं, बस मैं आ रहा हूँ, तुम जाओ। राजू की आवाज में एक अजीब सा दर्द था। वो बोला, माँ, मुझे तुम्हारी जरूरत है, मुझे तुम्हारी साथ सोने का दिल करता है। मैंने कहा, राजू, तुम बड़े हो गए हो, अब तुम्हें डरना नहीं चाहिए। इसने जवाब दिया, नहीं माँ, मैं तुमसे बहुत कुछ कहना चाहता हूँ। जब तुम्हारी वालिद घर पर थे तो तुम कभी उन बातों को नहीं कहते थे, लेकिन अब तुम्हारी वालिद नहीं हैं, तुम बात को नहीं समझते। मैं इसकी बातों में एक गहरे दुख और दर्द को महसूस कर रही थी। आखिरकार राजू आबदीदा होकर अपने कमरे में जाकर लेट गया और मैं भी अपनी सोचों में गुम हो गई। राजू के बारे में सोचते हुए मेरी आंखों के सामने इसका वो चेहरा आ जाता था जो हर लम्हे एक नए सवाल के साथ मेरे सामने आता था। वो बच्चा जो कभी मेरे गोद में होता था, अब एक जवान लड़के की शक्ल में मुझसे अपनी बेचैनी और दुख का इजहार करता था। मुझे कभी यह समझ नहीं आ सका कि वो अपने वालिद के बारे में क्या सोचता है और ये कि क्यों वो मेरे कमरे में सोना चाहता है जबकि इसका अपना कमरा है। एक दिन मैंने राजू को नहाने के लिए कहा, लेकिन वो बज़ाहिर किसी गहरी सोच में गुम था। अचानक मैंने इसे अपने हाथ में मेरी तस्वीर पकड़े हुए देखा और वो तस्वीर के साथ कुछ अजीब सी हरकतें कर रहा था। कभी वो हंसता, कभी रोता और कभी इसकी आंखों में एक ऐसी गहरी खालीपन की लहर होती जिसे मैं बयान नहीं कर सकती। वो मेरी तस्वीर के साथ एक अजीब सी सरगोशी करता, जैसे कि वो माजी के किसी लम्हे को दोबारा जीना चाहता हो। मेरे दिल में कई सवालात उभरे और मुझे यह जानना जरूरी लगा कि राजू हकीकत में मुझसे क्या चाहता है। मैंने फैसला किया कि आज राजू को अपने कमरे में रहने दूंगी ताकि मैं खुद समझ सकूं कि इसके दिल में क्या चल रहा है। मैं चाहती थी कि वो मुझे साफ साफ बताए और मैं उसके जज्बात को बेहतर तौर पर समझ सकूं। राजू, मैंने इससे कहा, आज तुम मेरे साथ रहोगे और मैं तुम्हें अपने हाथ से खिलाएगी। राजू की आंखों में एक अजीब सी चमक आए। वो बोला, माँ, तुम्हारे हाथ का खाना नहीं क्यों क्योंकि तुमने मेरी जिम्मेदारी पूरी नहीं की। इसके अल्फाज मेरे दिल में एक तल्ख सी चुभन छोड़ गए, लेकिन फिर वो बोला, मगर ठीक है, अब आपने मेरे साथ सोने का वादा किया है तो मैं आपकी हर बात मानूंगा। और फिर वो मेरे हाथ का पका हुआ खाना खाने लगा। इसके बाद राजू ने मुझे वो बात कही जिसने मेरे दिल को हिला दिया। अब तुम्हें अपने कमरे में नहीं रहना चाहिए माँ, तुम मेरे कमरे में सोगी, क्योंकि अब मैं समझ गया हूं कि तुम इस बड़े कमरे में सोने से डरती हो। इसकी ये बातें दिल में इतनी गहरी उतर गई कि मैं फौरन समझ गई कि राजू का दिल कितनी कश्मकश में है। वो अपनी माँ की कमी महसूस कर रहा था और चाहता था कि मैं उसे वो तहफ़्फ़ुज़ दूं जो उसकी माँ की जगह ले सके। फिर अचानक राजू के वालिद का फ़ोन आया। उनकी आवाज़ में थोड़ी अधूरी सी थकन थी। बेगम, मैं कुछ दिन मज़ीद देर से आ रहा हूँ, तुम मेरे बेटे का ख्याल रखना। यह सुनकर दिल में एक अजीब सी कैफियत पैदा हुई। वो जो राजू का वालिद था वो अब दूर था और राजू ने मेरे साथ सोने का इरादा किया था। ये सब लम्हे, राजू की ज़रूरतें, इसकी बेचैनी और उसका बचपन मेरे दिल में इतनी गहराई छोड़ गए कि मैं सोचने लगी कि शायद इसकी हकीकत को समझना और उसके साथ वक्त गुजारना ही इसके दुखों का इलाज हो। मैं थोड़ी खुश थी, क्योंकि अगर मेरा शौहर आ जाता तो शायद मैं राजू के दिल की हकीकत ना समझ पाती। इस लम्हे में
मेरे दिल में एक गहरा सुकून था कि शायद अब राजू मुझसे वो सब कुछ कह पाएगा जो उसके दिल में था। इसकी आंखों में जो सवालात और जज्बात छुपे हुए थे वो आज मुझे साफ नजर आने वाले थे। रात के खाने के बाद मैंने राजू को अपने कमरे में बुला लिया और कहा, तुम आज अपने कमरे में नहीं बल्कि मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे कमरे में सोएगी। ये कहकर मैंने चाहा कि इसकी हालत समझ सकूं, ताकि मैं जान सकूं कि वो वाकई मुझसे क्या चाहता है और क्यों वो हमेशा मेरे करीब आना चाहता है। मैंने सोचा कि जब तक इसके वालिद वापस नहीं आते शायद मुझे उसके दिल की हकीकत जानने का मौका मिलेगा। खाने के बाद मैं लेट गई और सो जाने का बहाना किया, लेकिन रात के 3 बजे मुझे एहसास हुआ कि राजू अभी तक सो नहीं रहा था। मैंने आहिस्ता से बिस्तर से उठते हुए इसे देखा। वो धीरे से मेरे करीब आकर हाथ हिलाने लगा। दिल में एक सवाल आया, क्या वो अभी भी मुझसे कुछ कहना चाहता है? और फिर उसने वो काम किया जिसे देखकर मेरी आंखें खुल गई। वो चुपचाप मेरे कमरे में आ गया और फिर राजू ने बड़ी एहतियात से मेरे कमरे की अलमारी का ताल्लु खोला। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो मेरे सोने के जेवरात में दिलचस्पी लेगा, लेकिन इसने खामोशी से चाबी निकाली जो कपड़े तले छुपी हुई थी, और फिर वो धीरे धीरे अलमारी के दरवाजे को खोलकर अंदर से मेरे जेवरात का बैग निकालने लगा। ये सब इसने इतनी खामोशी से किया था कि जैसे वो इस काम में तजर्बाकार हो। मैं भी आहिस्ता से उठकर उसके पीछे आ गई और दरवाजे की दराज से मैं ये सब देख रही थी, लेकिन कुछ न बोल सकी। इसके हाथ में वो जेवरात थे जिन्हें मैंने हमेशा अपनी शादी की निशानी समझा था, लेकिन राजू की आंखों में जो चमक थी वो मुझे हैरानकुन तौर पर दिखाई दी। वो इतनी कम उम्र में इतने सोने या पैसों की जरूरत क्यों महसूस कर रहा था? इसके दिल में क्या था? ये सवाल मेरे दिमाग में गूंज रहा था। इसने वो सोने के जेवरात इकट्ठे किए और एक शॉपिंग बैग में डाल लिए। फिर आहिस्ता से इसने चाबी वापस ताले में लगाने के बाद वहीं रख दी जहां से ली थी, और कुछ देर बाद सो गया। मैंने इसकी हरकतों को देखकर दिल में एक बेचैनी महसूस की। क्या राजू इतनी कम उम्र में इस कदर ख्वाहिशात और एरजुहे का शिकार हो चुका था? अब फिर वो मेरी मोहब्बत और तवज्जो की कमी महसूस कर रहा था और उन जेवरात के जरिए किसी किस्म की तसल्ली तलाश कर रहा था। ये सब सोचकर मेरी आंखों में एक सवाल था, लेकिन मैं खामोश रही। क्या मैंने राजू के दिल की हकीकत जान ली थी, या फिर उसकी उन हरकतों के पीछे कुछ और था जिसका मुझे अभी तक पता नहीं चल सका? सुबह की पहली रोशनी में राजू ने मेरी आंख खुलने से पहले ही अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाया। इसकी आवाज में एक तेज झुंझलाहट और जल्दबाजी थी। माँ, आज मुझे जल्दी खाना दे दो, मुझे थोड़ी जल्दी स्कूल जाना है। इसका चेहरा उलझा हुआ था, जैसे एक अजीब सी बेचैनी में डूबा हुआ हो। मैंने फौरन नाश्ता तैयार किया और कहा, ठीक है, तुम अभी नाश्ता करो और स्कूल जाओ, मैं तुम्हारे लिए खाना स्कूल में ही दे दूंगी। राजू ने फौरन नाश्ता किया, बैग उठाया और कमरे से निकल गया। मैं उसका पीछा करते हुए उसे देखने बाहर निकली। मेरी आंखें उसकी हरकतों पर टूट गईं जब वो एक सोने की दुकान पर गया और वहां जाकर सोना बेचने लगा। मेरी सांसें रुक सी गईं, लेकिन मैंने कुछ ना कहा। इसके हाथों में वो सोने की चीजें जो कभी मेरी जाती मलकियत थी, मेरे दिल को तकलीफ दे रही थी। लेकिन वो बस वो सोना बेचकर कुछ रकम ले आया, और फिर मैंने इसे एक और हैरत अंगेज मंजर में देखा। वो रकम लेकर कब्रिस्तान में पहुंचा और अपनी हकीकी माँ की कब्र के पास जाकर पैमाइश की और फिर उसके अर्द गिर्द बौर लगाने का सामान खरीदने चला गया। मैं धीरे धीरे इसके पीछे चल रही थी, और जब उसने अपनी माँ की कब्र के गिर्द बौर लगाई तो वो मंजर इतना गहरा और असरअंगेज था कि मेरी आंखों में नमी आ गई। राजू की आंखों में एक अजीब सी मोहब्बत और एहतराम था, जैसे वो अपनी माँ के लिए दुनिया का सबसे खूबसूरत चीज करना चाहता हो। इसने अपनी माँ की कब्र को सजाया ताकि वो महफूज रह सके, ताकि उसकी रूह को सुकून मिल सके। ये वो मोहब्बत थी जो एक बेटे ने अपनी माँ के लिए जाहिर की, लेकिन जो शायद इस दुनिया में ज्यादा लोग नहीं समझ पाते। मैंने दिल में सवाल किया कि क्या ये मोहब्बत का इजहार था? अब फिर वो अपनी माँ की कमी को इस तरह पूरा कर रहा था। लेकिन इसके बाद मेरी बेचैनी में मजीद इजाफा हो गया, क्योंकि वो अभी तक एक और चीज कर रहा था जो मुझे हैरान कर गया। एक दिन मैंने राजू से कहा, तुमने क्यों चोरी की? तुम जानते हो, ये जेवर तुम्हारी माँ के पैसों से हैं। इसका जवाब दिल में टीसें छोड़ गया।
माँ, तुम्हें पता है ये जेवर मेरी माँ की दौलत से है और मेरे वालिद ने मेरी माँ को बेहद तकलीफ दी। मैंने अपनी माँ के जेवर बेचकर उसे इसकी कब्र के अर्द गिर्द बाड़ लगा दी ताकि इसका आखिरी मकाम महफूज रहे, ताकि वो सुकून में सो सके। मेरे दिल में एक अजीब सी उदासी उतर आई। राजू की मोहब्बत, इसका दुख और उसकी सच्चाई ने मुझे बेहद मुतासिर किया। मैंने इसे तसल्ली देते हुए कहा, अगर तुम जैसे बच्चे हर घर में होते तो वाकई में बहुत मुतासिर होती। तुम्हारी इस मोहब्बत और एहतराम के बदले तुम्हें आखिरत में सुकून मिलेगा। आखिर में मेरी आंखों में उम्मीद की एक नई रोशनी थी। गुड लुक दोस्तों, मैंने कहा, कमेंट्स करें और बताएं कि आपको आज की कहानी कैसी लगी, और ये भी बताएं कि आपको कैसी कहानियां पसंद हैं। सब खुश रहें। इंशाअल्लाह जल्द ही आपको एक नई वीडियो में मिलूंगी। चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।